हेलो। आज का वीडियो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जैसा कि आपको पता है कि हर दिन हम वीडियो डालते हैं। कल हमने सिर्फ ग्रामर डाले थे कुछ समय के अभाव के कारण। तो यहाँ तक हम अपने वीडियो में 414 हिंदी साहित्य के इतिहास पेज तक रीड कर चुके हैं। आज आपका पेज नंबर है 415। ठीक है, तो ये आपके सामने है। देखिए, प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार। द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975। सामान्य परिचय देखिए, इस उत्थान का आरंभ हम संवत 1950 से मान सकते हैं। इनमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। अब यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया है और शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया है। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि अंग्रेज की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग्य नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते। हिंदी उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, पर अधिकतर यह कहते हुए कि मुझे तो हिंदी आती नहीं। इधर से जवाब मिलता था, तो क्या हुआ, आ ना जाएगी, कुछ काम तो शुरू कीजिए। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिए। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे वे उनकी खातिर से दरगुजार कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुके थे, 2-4 चीज़ें लिख चुके थे, तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी आने न आने की परवाह क्यों होने लगी। इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः कहा सुना जाता रहा है कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। यह मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज़ है। परिणाम यह हुआ कि बहुत से हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने लगे थे। भाषा बिगड़ने का यह एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठकों का अब वैसा काल नहीं था, विशेष उपन्यास पढ़ने वालों का। बंगाल उपन्यास के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समझते थे, जो बांग्ला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही वे बांग्ला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक और अंग्रेजी दानों की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे। दूसरी ओर भांग भाषाश्रित लोगों की ओर से सिहारना, कदना, बसंत रोग आदि इतना आवश्यक था कि पिछले कैड़ों के लोगों की लिखावट उनकी अजनबी नहीं लगती थी, जिनकी पहली कैड़े वालों की
बंग भाषा फिर भी अपने देश की और हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग यह स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बंग भाषा की ओर जो सुझाव रहा, उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है। पर अंग्रेजी में विचार करने वाले जब आटे का अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचार का शताब्दिक अनुवाद करने बैठते थे, तब तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी। वे हिंदी और संस्कृत शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वाक्य का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा के भावांगिमा से परिचित लोगों ही समझते थे, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं। यह पहले कहा जा चुका है कि भारतीयों द्वारा उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे इच्छा किया, आशा किया ऐसे प्रयोग भी कर सकते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरों के खिलाफ प्राय नहीं जाती थी। पर द्वितीय व्युत्थान के भीतर कुछ दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूप हानि दोनों के साथ साथ दिखाई पड़ती रही। व्याकरण की अतिक्रमण और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूप हानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। किसका ऋणी रहेगा? हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी ही थे। द्विवेदी ही अब शुद्ध भाषा और व्याकरण का ज़्यादा उपयोग करना सिखाया। सरस्वती के संपादन के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ समाधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूल और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे। नमस्कार, आज यहीं तक। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। सुनकर अपने नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी एंड अदर परीक्षाओं में, नौकरी के परीक्षाओं में पढ़कर लाभ उठाएंगे।